वेलकम स्टूडेंट्स, निखर हियर फ्रॉम फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जैक के डीएलएड के सिलेबस पर आधारित शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अलग अलग टॉपिक्स पे हर रोज डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग 5वें यूनिट में व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस को किस प्रकार समायोजित किया जाए। तो वो पिछला अंक हमारा जो था वो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है। क्लासरूम मैनेजमेंट के रेफरेंस में जब भी इंडिविजुअल डिफरेंस से संबंधित बात की जाएगी तो वहाँ पर वो सारे सुझाव आपके लिए उपयोगी होंगे। आज हम लोग उससे अलग ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षण अधिगम के साथ किस प्रकार समायोजन होता है या इन दोनों के बीच में किस प्रकार एक बॉन्डिंग बनाई जा सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता तथा शिक्षण एवं अधिगम। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हालांकि जैक के डीएलएड के सिलेबस पर आधारित है, लेकिन ये बीएड, एमएड, सीटेट और यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर से जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। और हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था अपने पिछले वीडियो में कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो आपके लिए शिक्षण के किस फेज में आपके लिए उपयोगी होता है। इसमें मैंने आपको ऑप्शंस दिया था: प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव, पोस्ट एक्टिव और ऑल ऑफ दीज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे संबंधित उत्तर को आज के इस अंक में प्राप्त कर सकते हैं। पिछले अंक में भी इससे संबंधित चीज़ों पर डिस्कस की गई थी, यहाँ भी आप इससे संबंधित उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको मुझे अपने व्हाट्सएप के द्वारा, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा या फिर वीडियो के अंत में अपने कमेंट्स द्वारा अपने आंसर्स बताने हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शिक्षण और अधिगम, लर्निंग एंड टीचिंग, पूरी शिक्षा व्यवस्था का आधारभूत तत्व तो यही है। यहाँ पर आप देखेंगे द्विआयामी प्रक्रिया क्लासरूम में हो रही होती है। टीचर शिक्षण प्रदान कर रहा होता है, शिक्षण कार्य कर रहा होता है, और स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम लर्निंग कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। दो प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही होती है और ये टीचिंग का एक इंटरैक्टिव फेज है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता किस प्रकार से अपना रोल प्ले कर रहा है। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो हमने चुना है वह है कि कक्षा का सीमित आकार, लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास। तो लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस के दौरान इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए आपको कक्षा का आकार सीमित रखना पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आपके क्लास का साइज ज़्यादा बड़ा रहा, ज़्यादा स्टूडेंट आपके सामने रहा, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांतों का उल्लंघन कर जाएंगे। तो एक आइडियल साइज होनी चाहिए। तो प्राइमरी सेक्शंस में 30:1 और अपर हायर सेक्शंस में 40:1 तक की बात हमारे राइट टू एजुकेशन में कही गई है। तो ये समस्या इस प्रकार से सॉल्व हो जाती है। लेकिन एज ए टीचर आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी परिस्थिति में आपके क्लास में स्टूडेंट्स जो हों वो इतने ज़्यादा नहीं हों कि उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जा सके। दूसरा है कि जो प्रारंभिक स्तर पर स्टूडेंट्स हैं, माध्यमिक स्तर पर स्टूडेंट्स हैं और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो स्टूडेंट्स हैं, इन सभी क्लास को आरटीई के अनुसार फ्रेम किया जाना चाहिए। राइट टू एजुकेशन के अनुसार ही इनके साइज सेट किए जाए। यानी कुल मिलाकर इस पॉइंट में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राइट टू एजुकेशन के निर्देशों को फॉलो करना। तो ये दोनों ही चीजें कक्षा के सीमित आकार वाले पॉइंट में शामिल होती हैं और ये व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित करने का एक प्रयास है। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वह है कि छात्रों का वर्गीकरण
क्लासिफिकेशंस ऑफ द स्टूडेंट। यह भी एक टीचर के लिए इंटरैक्टिव फेज में ही काफी उपयोगी होता है। जैसे मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक इत्यादि आधारों पर आप स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन कर लें, और जरूरी नहीं है कि इसके लिए अलग से समय लिया जाए। आप स्टार्टिंग के जो इंट्रोडक्शन क्लासेस होते हैं उस दौरान आप इतनी तैयारी के साथ जाएं कि शुरुआती 1-2 क्लास में ही आपको समझ में आ जाए और इन सारे चीज़ों से संबंधित आपका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो सजातीय समूह होते हैं उसके हिसाब से भी स्टूडेंट्स का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, यानी पूरी तरह से होमोजेनस ग्रुप्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक जैसे स्टूडेंट्स अगर हों आपके क्लास में, या एक ऐसे तरीके से स्टूडेंट्स को आपने अरेंज किया है जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पूरी तरह से फॉलो किए जा रहे हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के पॉइंट्स भी फॉलो किए जा रहे हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संचालित करना, नियंत्रित रखना और आगे बढ़ाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है कि पाठ्यक्रम में विविधता, यानी डाइवर्सिटी इन करिकुलम। पाठ्यक्रम में विविधता से हमारा तात्पर्य यह है कि नेशनल कोर करिकुलम के सिद्धांतों को हम लोग फॉलो करते रहें, लेकिन इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं, अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, या अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उनको फुलफिल करते हुए अपने करिकुलम को सेट करना और उसको लागू करना। इससे संबंधित एग्जाम्पल मैं आपको देकर बताता हूँ। जैसे साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं उसमें आप देखेंगे कि वो अपनी मातृभाषा और उसके बाद प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं अंग्रेजी भाषा को। तो वो वहाँ के सांस्कृतिक विविधता या उनकी सामाजिक मान्यताओं, इन चीज़ों के आधार पर तैयार किया जाता है वहाँ का पाठ्यक्रम, वहाँ का करिकुलम। जैसे ही आप नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो आप देखेंगे कि हिंदी, इंग्लिश, इसके साथ साथ संस्कृत या फिर उर्दू, फारसी, ये अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। तो नेशनल कोर करिकुलम को भी फॉलो किया जा रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को भी फॉलो किया जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में स्पष्ट रूप से रखा जा रहा है। करिकुलम में एक्टिविटीज भी शामिल होता है, बाकी सारी चीजें भी शामिल होती हैं। आप देखें कि झारखंड के ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के प्रावधान आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप रांची में देखें तो यहाँ पर समर वेकेशंस की छुट्टी दी जाती है, जो उस समय दी जाती है जब गर्मी प्रचंड रूप से पड़ रही होती है। लेकिन आप संथाल परगना के क्षेत्रों को देखें तो वहाँ पर समर वेकेशंस का कंसेप्ट पिछले वर्ष तक तो नहीं था। वहाँ पर धान की रोपाई के समय में स्टूडेंट्स को छुट्टी दी जाती है, उस समय वहाँ वेकेशन दिया जाता है। टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स अपने काम में उस समय लगे होते हैं और वहाँ पर बाकायदा सरकारी विभाग के द्वारा इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि सांस्कृतिक विविधता को करिकुलम में किस प्रकार से स्थान प्रदान किया जा रहा है और किस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता को साधने का प्रयास किया जा रहा है या उसको संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है शिक्षण विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे विधियों के बारे में आप अपने शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान जानते हैं। जितने भी लेसन्स प्लान आप बना रहे हैं उस दौरान भी आपको इसकी जानकारी दी जाती है और इसी के आधार पर आप अपने लेसन को प्लान करते हैं। तो प्रमुख विधियों का नाम मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे प्रोजेक्ट विधि है, डाल्टन विधि, व्यक्तिगत शिक्षण विधि, कक्षा रहित विद्यालय शिक्षण, इसके साथ साथ जो रिमेडियल टीचिंग्स है, इन सभी चीज़ों को आप अलग से स्पेशली यूज करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संतुलित बनाने के लिए। यानी वैसे स्टूडेंट्स जिनको रिमेडियल टीचिंग्स की आवश्यकता है, उपचारात्मक शिक्षण, तो आप उनको अलग से कुछ समय निकाल कर दे सकते हैं। कुछ टॉपिक्स में अगर वो कमज़ोर रह गए हैं तो अलग से, अगर क्लासरूम में क्लास टाइम टेबल में आपने इसको सेट किया है
तो ये उनके लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इसके साथ साथ आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे सकते हैं। जो चीज़ें थ्योरी में समझ में नहीं आती हैं प्रोजेक्ट मेथड में, वो प्रैक्टिकल के दौरान उनके समझ में आ जाती है। इसके साथ साथ आप व्यक्तिगत शिक्षण को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर किसी क्षेत्र में अत्यधिक जिज्ञासु है, तो उसको इंडिविजुअल टीचिंग दी जा सकती है। तो इन सारे मेथड्स को प्रयोग में ला करके आप व्यक्तिगत विभिन्नता को संतुलित कर सकते हैं अपने क्लासरूम में। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। हमने पिछले वीडियो में भी इस पर बात किया है हमने, और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इससे संबंधित प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे आपको। फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने देखा होगा कि किशोरावस्था के दौरान स्टूडेंट्स प्रायः अपने आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर चिंतित होते हैं, या उस दिशा में इतनी एनर्जी होती है कि उस दिशा में वो वर्क करना भी प्रारंभ कर देते हैं या काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाते हैं। तो आप कुछ जो प्रमाणित टेस्ट हैं उसके द्वारा उनके व्यावसायिक और आर्थिक रुचि वाले क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं और उसी के हिसाब से उन्हें निर्देशित कर सकते हैं, ताकि जो उच्च कक्षाओं में अगर वो जाएं तो वहाँ पर उसी से संबंधित विषयों का चयन करें और उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाएं। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। यह इस लेवल पर आकर भी व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक ही टीचर, एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स अलग अलग क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसी में अपना करियर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इस फील्ड में आकर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और एक टीचर के रूप में और लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी इस विषय से संबंधित काफ़ी बड़ा योगदान है व्यक्तिगत विभिन्नता का। इसके साथ साथ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है लर्निंग एंड टीचिंग का, वो है होमवर्क। और होमवर्क देने में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। जैसे जो तीव्र बुद्धि वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अत्यधिक कठिनाई वाले क्वेश्चंस दिए जाए, यानी जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, टफ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उनको सॉल्व करने के लिए दिया जाए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आप देंगे तो वो तुरंत बना लेगा और कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस है वो निगेटिव वे में डेवलप होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर उस स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी ज़्यादा है, मेंटल एबिलिटी ज़्यादा है, तो क्यों नहीं उसके इस योग्यता को अपने उपयोग में ले आया जाए। उनको ऐसे होमवर्क दिए जाए जिसको बनाकर उनको थोड़ा चैलेंजिंग लगे। इसको बनाकर अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो उनको एक ऐसा सेटिस्फैक्शन मिले जो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के प्रति उनको क्यूरियस बना दे। लेकिन वहीं पर इसके विपरीत आपको ध्यान रखना होगा कि जो मंद बुद्धि वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इजी होमवर्क्स दिए जाए। इजी होमवर्क्स देने का एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि उनके भी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, उनको भी लगेगा कि हम लोग होमवर्क्स को बना लेते हैं, बना सकते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। फिर धीरे धीरे उसके लेवल्स को आप बढ़ाते चले जाएं और करिकुलम में जो एक आइडियल लेवल दिया हुआ है उस लेवल तक आप उनको ला सकते हैं। तो ये दोनों ही काम आप तभी कर पाएंगे एक टीचर के रूप में जब आपको अपने स्टूडेंट्स के बारे में इतना ज्ञान हो कि किसकी क्या योग्यता है और इन योग्यताओं के कितने आधार हैं, कितने क्षेत्र हैं आप जान रहे हैं। यानी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, उनकी सामाजिक अभिक्षमता, इसके साथ साथ जो एक बुद्धि के आधार पर आधारित उनकी क्षमता, इन सभी पक्षों को आपको ध्यान में रखना होता है। उसी के अकॉर्डिंग होमवर्क्स को प्लान करना होता है। तो आई होप कि आप सारे लोगों ने व्यक्तिगत विभिन्नता के इन सारे पहलुओं को अच्छे से समझ लिया होगा। तो मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप इस पर नोट्स बनाना प्रारंभ करें। इससे संबंधित जो पीडीएफ नोट्स है वो आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और मुझे खुशी होगी कि एक टीचर के रूप में आप इन सारे चीज़ों को अपने टीचिंग के दौरान ध्यान में रखेंगे और प्रयोग में लाएंगे। इससे आपकी व्यावसायिक जो सफलता है वो तो सुनिश्चित होगी ही, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को काफ़ी बड़ा फायदा मिलेगा। उनको एक प्रॉपर वे मिलेगा, एक प्रॉपर टीचिंग मिलेगा। उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से
उन्हें फ्यूचर में किस तरह की प्लानिंग करनी है या किस क्षेत्र में जाना है, इस चीज़ की स्पष्ट समझ विकसित हो चुकी होगी, जिसका बहुत बड़ा फायदा समाज और देश को मिलेगा। तो आप राष्ट्र के भावी निर्माता हैं और अपने दायित्व को समझिए। इन सारे फील्ड्स को, इन सारे एरियाज को आप अपने हमेशा दिमाग में बनाए रखें और अपने टीचिंग के दौरान अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय।